स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमें पूरी उम्मीद है कि ठंड के मौसम का मज़ा आप सभी ले रहे होंगे, लेकिन हाँ, इसमें कई बातों की सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ठंड के मौसम में अगर हम लापरवाही बरतते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी परेशानियां हमें घेरने लग जाती हैं। उन्हीं में से एक है जो बहुत ज़्यादा देखने में आता है, वो है ब्रेन स्ट्रोक। क्या है ये ब्रेन स्ट्रोक? क्या इसके लक्षण हो सकते हैं? क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं? अगर ब्रेन स्ट्रोक के मामले होते हैं तो कब हमें कहाँ कैसे जाना चाहिए? ये बहुत सारी बातें हैं जो हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस तरह की समस्या ना हो, या अगर हो तो जल्द से जल्द इसका निदान हो। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सुप्रसिद्ध न्यूरो के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संजय कुमार, और वर्तमान में मेडिकल डायरेक्टर और वाइस प्रेसिडेंट पारस हॉस्पिटल रांची हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। सर, वैसे तो अगर न्यूरो संबंधी समस्याओं की हम बात करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं हैं। हम आपसे बहुत कुछ जानना चाहेंगे, लेकिन आज चूँकि हमने अपने दर्शकों से कहा है कि ब्रेन स्ट्रोक पर हम आज प्रकाश डालेंगे, तो सबसे पहले सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो ब्रेन स्ट्रोक शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, ये क्या है? ये ब्रेन अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, ये सब क्या है? बिल्कुल सही आपने कहा शुरुआत में ही कि जैसे लोग हार्ट अटैक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को मन में एक डर पैदा हो जाता है कि हार्ट अटैक है, जल्दी कुछ करो। जी जी जी। इसी तरह अभी पूरे विश्व में जितने भी न्यूरो संस्थाएं हैं, उन लोगों ने ये निर्णय लिया है कि ब्रेन स्ट्रोक वर्ड के बदले अब ब्रेन अटैक शब्द की इस्तेमाल की जाएगी। अच्छा। ताकि लोगों में और चिकित्सकों में ये धारणा बने कि ये अटैक है और आप इसको त्वरित कार्रवाई करके इसके उपाय करें या इसकी जो ट्रीटमेंट के ऊपर जाए, ये जो करे तुरंत करें। जल्द से जल्द अटैक का जो रिस्पांस होना चाहिए उसी रिस्पांस को दिखाना होगा चिकित्सकों को भी और लोगों को भी। और आपने जो एक तो ये अटैक वर्ड यूज करना शुरू कर, दूसरी जो आपने कहा कि ये क्या है ब्रेन स्ट्रोक, ऐसे आप जैसे हार्ट स्ट्रोक होता है, खून की नलियां जाती है, हार्ट में भी जाती है, ब्रेन में भी जाती है। अगर ये नलियां अवरुद्ध हो गई तो जो खून का प्रवाह है, चाहे हार्ट में हो चाहे ब्रेन में हो, तो ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, अभी सबको अलग अलग जाती है, धमनियाँ जाती हैं, और जैसे जैसे वो ब्रांच करते आती, छोटी होती जाती, करोड़ों वहाँ पे धमनियाँ हैं। अब खून की प्रवाह अगर रुक गई, अब जिस किसी कारण से रुके, तो उसके आगे जो है खून की प्रवाह बंद होने के कारण उनको खाना नहीं मिलेगा, ब्रेन के उस पार्ट को, उसको ग्लूकोज नहीं मिलेगा और उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो भाग मर जाएगा या मृत प्राय हो जाएगा। अच्छा। ऐसी परिस्थिति में मरीज को तुरंत कुछ न कुछ सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। ये लक्षण है कि वहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। और आप ब्रेन स्ट्रोक को दो तरह, आम भाषा में लोग बोलते हैं डॉक्टर ने कहा है कि खून की नली जाम हो गई, एक ये भाषा यूज हो जाती है। बहुत लोग कहते हैं कि ब्रेन हैमरेज हो गया। दोनों सही है। अच्छा। क्योंकि 85% लोगों में ये पाया गया है एक स्टडी के अनुसार कि खून की नली में प्रवाह रुक जाती है या जाम हो जाती है। ये क्यों होता है? ये या तो खून गाढ़ा होने के कारण होता है, समय के साथ, उम्र के साथ, बहुत सारे कारण हैं। अच्छा। आपके अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या बहुत सारे कारण, उन कारणों पे हम आएंगे अभी। तो ये अवरुद्ध होना, या हार्ट में पंपिंग कम हो रही हो, हार्ट की रेट कम हो, या हार्ट की रेट बहुत ज़्यादा हो। अच्छा। एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं, हार्ट की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, तो खून, हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है। ऐसे कंडीशन में छोटे छोटे क्लॉट्स हो जाते हैं हार्ट के अंदर। अच्छा। और जब हार्ट पंप करती है तो एक छोटा सा कण, टुकड़ा सीधा ब्रेन की तरफ जाता है। अच्छा। और उसके साइज के अनुसार जिस किसी नली में वो जाके अटक जाता है, उसके आगे ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। अब ये इमरजेंसी है। आप अगर इस क्लॉट को दवाइयों के द्वारा तुरंत गला दिए और थोड़े समय में वो प्रवाह वापस पुनः स्थापित हो गया, तो ब्रेन के फंक्शन आ जाएगी, मरीज ठीक हो जाएगा। जी। ये टाइम क्या है? 3 घंटा। और अब
3 से 4.5 घंटा के बीच में भी ये संभव है, बट जितना जल्दी वो इंजेक्शन चले जाए और वो क्लॉट को जाके गला दे। जैसे आपको मैं बताऊं, आपकी ड्रेन, वॉश बेसिन की ड्रेन जाम हो जाती है, आप कुछ ना कुछ पाउडर डालते हैं, ड्रेनेक्स डालते हैं और वो जाम हो जाती है, क्लियर और पानी की प्रवाह शुरू हो जाती है। आप समझ लीजिए कोई इंजेक्शन इसी तरह काम करता है, उस क्लॉट को जाके गला देता है और वापस ब्लड की सप्लाई शुरू हो जाती है। लेकिन याद रहे, वॉश बेसिन को तो आप कितने दिन में भी खोलना चाहें ना खोलें, ब्रेन की जो नली है ये खुल जानी चाहिए 3 घंटे के अंदर या मैक्सिमम 4.5 घंटे के अंदर। इसको थ्रोम्बोलाइसिस प्रोग्राम बोलते हैं। तो ये ट्रीटमेंट की पार्ट आगे भी इस पर डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तो आपने बताया कि ये हमने बहुत अच्छी तरह से आपने बताया सर कि क्या ये ब्रेन हैमरेज जिसको कहते हैं या ब्रेन अटैक। ब्रेन हैमरेज जो है ये हाई ब्लड प्रेशर के कारण खून की नली में प्रेशर हाई हो जाने का, आप पानी पटाते हैं और पाइप अगर प्रेशर हाई है तो फट जाएगी जी। उसी तरह हाई ब्लड प्रेशर के कारण इन धमनियों में प्रेशर हाई होने के कारण कहीं ना कहीं ये वर्षों से चलता रहता है। तो ब्रेन हेमरेज और ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन स्ट्रोक ये 2 अलग अलग चीजें हैं। ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन अटैक एक ही चीज है, मतलब कि ब्रेन में कुछ गड़बड़ हो गई। अब ये 2 चीज, एक जहाँ की खून की नली जाम हो गई और ब्लड आगे नहीं पहुंचा, इसमें ब्रेन जो है हमारा काला हो जाता है, वहाँ ब्लड नहीं पहुंची। दूसरा जो हाई प्रेशर के कारण खून की नली फट गई, खून बाहर बह गया और एक क्लॉट का रूप ले लिया, तो बोलते हैं ब्रेन में क्लॉट हो गया। ये हेमरेज है, ये 15% लोगों में होता है और ये खून की नली जाम होने वाली 85% लोगों में होती है। सर ये हम इसके बारे में हम और भी बहुत सारी बातें अभी करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो ब्रेन अटैक की हम बात कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? बहुत सारे लक्षण हैं। कुछ लक्षणों को ऐसे देखें जिनको कि आप कुछ नहीं कर सकते, दैट इज़ कॉल्ड नॉन मॉडिफाइबल कॉजेज। दूसरा है कि आप मॉडिफाई कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। नॉन मॉडिफाइबल क्या है? जैसे पाया गया है कि कुछ देशों में वो वहाँ की ऐसी जेनेटिक कारणों के कारण होता है। उसके बाद देखा गया है जैसे मोटापा एक कारण है। तो नॉन मॉडिफाइबल में ये फैमिली में अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी के फैमिली में अगर ब्रेन स्ट्रोक हुआ है तो उसको और किसी को हो सकता है। अच्छा। हार्ट डिजीज में भी यही होती है। जी। हम लोग बोलते हैं कि फैमिली हिस्ट्री है क्या, अगर है तो ये एक पॉइंट ऐड हो गया। जी। ऐसे करके फिर देखा, जैसे आप जो कॉजेज़ को आप ठीक कर सकते हैं, जैसे मोटापा एक कॉज है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर अगर दोनों है किसी को तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है। अच्छा। ये 2 + 2 4 नहीं होता, 2 + 2 22 हो जाता है। ऐसा समझिए कि बहुत मल्टीप्लाई हो जाती है। जिसे एक भी है तो उसे खतरा है, दोनों है बहुत खतरा, फिर मोटापा हुआ तो और खतरा। अब इसके बाद अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, लिपिड डिसलिपिडीमिया बोलते हैं या लिपिड्स डिरेंज्ड है, तो आम भाषा में लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल हो गया। ट्राइग्लिसराइड अगर जिनकी बहुत ज़्यादा है तो ऐसे कंडीशन में वो खून की नली जाम होने खतरा रहेगी, तो ये और एक ऐड हो गया। बिल्कुल। इसी तरह आप जब जैसे शरीर का शिथिलता होना या स्मोकिंग आ गई, अल्कोहलिज्म आ गया, और उसके बाद और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, अगर वो ऐड होते गई तो ये रिस्क बढ़ता चले जाएगा, बढ़ता चलेगा। बट ये सब काफ़ी कॉमन कॉज है जिसको कि आप मॉडिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल। और बहुत बार आपने देखा होगा कि किसी मरीज में ये सब चीज़ है। हाँ। उनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, थायराइड की प्रॉब्लम है, और ये सब चीज़ जिसको मेटाबॉलिक डिजीज़ बोलते हैं जी। तो ये मेटाबॉलिक डिजीज़ जब होती है तो इसमें हम लोग बोलते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब ये सब चीज़ें को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन उम्र को कम नहीं कर सकते। बिल्कुल। वो तो उम्र रोज़ बढ़ रही है तो वो नॉन मॉडिफाइबल हो गया। या आप किस देश में हो, हाँ। वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, आप किस रेस के हो, किस आप जेनेटिक के हो, वो चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसी कुछ चीज़ों को, कोई मेल है तो है, कोई फीमेल है तो है, तो ऐसा कोई चेंज नहीं कर, बट जो चीज़ चेंज कर सकती ये सारे कारण है इसमें। तो इन कारणों को भी जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि उन कारणों के हिसाब से ही, जैसे अगर परिवार में इस तरह की समस्या चल रही है तो विशेष रूप से सावधानी और ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरी है। बिल्कुल। तो ये इसके पहले कि हम और लक्षणों की बात करेंगे सर, कि अगर किसी को ब्रेन अटैक आता है तो उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि इसमें हम जिनकी हिस्ट्री है सर, तो वो उसमें क्या एहतियात, उनको एक्स्ट्रा जो सावधानी की हम बात करते हैं, जैसे हमने कहा अभी मॉडिफाइबल कॉजेस, जिन कारणों को आप चेंज कर सकते हैं उन चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। ठीक। अब जैसे आपने लक्षण, ये 2 सवाल है, एक तो क्या कर सकते हैं, वो बाद में आएंगे प्रिवेंशन पे।
अभी कैसे जानेंगे कि किसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ? हार्ट के बारे में तो लोगों को लगता है कि छाती के ऊपर अगर दर्द हो रही तो लोगों को लगता है पसीना हो रहा है, घबराहट हो रही तो हार्ट अटैक हो सकता है। तो अगर ये लोगों को पता है कि ये 2-3-4 चीज़ों से हार्ट अटैक हो सकती है और सबको पता है, तो सबको ये भी पता हो जाना चाहिए कि ब्रेन अटैक के क्या लक्षण हैं। और एक शब्द याद रखें, अचानक। अचानक अगर सिर में जोर से दर्द हुआ, वॉमिटिंग हो गई, उल्टी हो गई, मुंह का टेढ़ापन होना, जबान का लड़खड़ाना और एक अंग में कमजोरी होना, मतलब लकवा मार देना। शुरू में जब भी होता है तो कम से शुरू होती है, कमजोरी आएगी। या कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत जोर से झिंझिनी आई, सूनापन आई। मान लीजिए बाएं भाग में ये ऐसी कोई सिम्टम्स आ रही है, मतलब कि ब्रेन के दाएं भाग में प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा। दाएं हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर बाएं भाग ब्रेन में गड़बड़ हो रही है। अभी ये मान लीजिए ब्रेन की लीकेज शुरू होती है, या मान लीजिए ये मैंने जो आपको बोला खून की नली जाम हो जाती है, उसको इन्फाक्ट बोलते हैं। अच्छा। तो अगर इन्फाक्ट हो रहा है तो धीरे 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 होगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई बंद हुई है। अब तो उसके आगे ब्लड सप्लाई बंद हो रही तो धीरे 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 ब्लड सप्लाई फंक्शन कम होगा। ये इन्फाक्ट के लक्षण है। ये वाले मैंने बोला 85% होते हैं, और ये पेशेंट सबसे कम अस्पताल आते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे होता है। लोगों को लगता है कि हाथ पैर मालिश करो, बीपी की दवा खाओ, ये खाओ, उल्टी की दवा खाओ, और ये ज़्यादा ठीक होने के चांसेस इसमें हैं क्योंकि ये खून की नली जाम हुई है। इसको आप खोल सकते हो अगर 3 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचे तो। अच्छा। इसीलिए आपने जो कहा कि इसके लक्षण को जानना बहुत ज़रूरी है। तो घर में अगर जैसे मैंने 3-4 लक्षण बताए, एक मिर्गी का झटका इन सब चीज़ों के साथ हो, अकेले भी हो, तो फिर से रिपीट करूँगा, जोर से सिर में दर्द होना, उल्टियाँ आनी अचानक, और मुंह का टेढ़ापन होना, खाना खाते खाते लुढ़क गए, मतलब एक साइड कमजोरी होगी, बात नहीं कर पाए। अमूमन 2 लक्षण बड़े कॉमन हैं, एक अंग की कमजोरी और मुंह का टेढ़ापन आना, मुंह से बोल नहीं पाना, स्लरिंग ऑफ स्पीच। ये बहुत कॉमन, इसी सिम्टम को लेकर लोग अस्पताल जाते हैं। और एक अंग में लकवा मैंने आपको बता दी। कभी कभी जो ये तो बड़े वाले लक्षण, छोटे छोटे लक्षण भी, जैसे अचानक आंख से दिखना बंद हो जाना, मतलब ब्रेन के उस भाग में स्ट्रोक हो गया जिस भाग से आप आंखों की रोशनी की नियंत्रण की जाती है। अच्छा। तो वो भी एक लक्षण है। तो जिस पार्ट में, बहुत बार ऐसा होता है कि हाथ पैर तो सही सलामत है, तो इसका मतलब लकवा नहीं मारा तो क्या ब्रेन स्ट्रोक नहीं हुआ? अगर उल्टियाँ आ रही हैं, सिर दर्द हुई है, चारों हाथ पैर चल रही हैं, तो लोग कैलकुलेशन कर लेंगे नहीं ये स्ट्रोक नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने तो कहा था कि एक भाग पैरालाइज होना चाहिए। ब्रेन स्टेम होती है, जो ब्रेन की मेन पार्ट होती है। आपने गोभी का फूल देखा है? ऊपर होती है ऐसे, और नीचे एक डंटल होती है। हाँ। तो आप समझिए कि गोभी की जो फूल है वो ब्रेन है जी। और उसके सारे नर्व्स जब निकल रहे हैं, जब जमा हो रहे हैं, तो डंटल में है जी। और वहाँ से नीचे आती है, स्पाइनल कॉर्ड में चली जाती है, वहाँ से हाथ में जाती है और पैरों में जाती है, जो है वो अलग अलग। तो ये जो डंटल है इसको ब्रेन का स्टेम बोलते हैं। जैसे किसी प्लांट ट्री का स्टेम होता है ना, तो उसका ब्रेन का स्टेम कहलाती है। इसमें अगर हो गई तो किसी एक भाग में कमजोरी नहीं आएगी, वो धीरे धीरे करते करते पेशेंट बेहोश होने लगेगा और फिर वो ऐसे पेशेंट वेंटिलेटर पे चले जाते हैं। तो वो भी एक है ब्रेन स्टेम। तो अलग अलग भाग में जैसे जैसे ये विकार पैदा होती है, या तो ब्रेन का हैमरेज हो जाना या नली बंद हो जाना, बार बार इसको याद, उसके हिसाब से लक्षण आएगी। तो इन लक्षणों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि मन में शंका पहले उत्पन्न हो कि ये ब्रेन अटैक हो सकता है। आप इसे त्वरित कार्रवाई करिए, इमीडिएटली इस पर ट्रीटमेंट शुरू हो जानी चाहिए। बिल्कुल। तो त्वरित कार्रवाई में सर, जैसे आपने पहले भी जिक्र किया कि 3 घंटे के अंदर इसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तो कुछ जैसे शुरुआत में ही कुछ प्राथमिक उपचार भी देना चाहिए या फिर तुरंत? बहुत अच्छा सवाल है। अभी मैं तो हमेशा लोगों को ये सलाह देता हूँ कि हर एक घर में अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, घर में किसी एक व्यक्ति को, आप बीपी की मशीन ले लीजिए। और ये डिजिटल मशीन आती हैं आजकल, बहुत ऑनलाइन भी मिलती हैं, बाजार में मिलती है। किसी भी अच्छे कंपनी के डिजिटल मशीन ले लें। और एक सलाह मैं यहाँ आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि बीपी मशीन में लोग हमेशा कहते हैं कि सर ये हमारा डिजिटल मशीन बहुत ख़राब है। क्यों? सर ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग रीडिंग देता है। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ। आप क्या करें, आप 3 रीडिंग लें 1-1 मिनट के अंतराल पे, और उसकी एवरेज कर ले। ऊपर वाली जो तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए, नीचे वाले को तो एवरेज ले लें। ये आपको लगभग
सही रीडिंग बता देगा। अच्छा। दूसरी बात है, वो बोलते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो बीपी अलग होती है। देखिए, आप डॉक्टर के क्लिनिक में जब जाते हैं, आप घर से निकलते हैं, एंग्जाइटी होती है, रास्ते में जाते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, और एक डॉक्टर का डर, और वहाँ जाके पता नहीं डॉक्टर क्या, एंग्जाइटी है, बीपी आपका निश्चित बढ़ जाएगा। बहुत लोग आते हैं क्लिनिक में, बोलते हैं कि सर अब हम पूछे कि बीपी आप कंट्रोल करते हैं? हाँ, हमारा बीपी ठीक है। कितना है सर? 180। तो अब ये लोगों को ये नहीं पता कि बीपी नॉर्मल क्या है, कितना होना तो 120/80 नॉर्मल बीपी है। ये सभी घर में सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए, और ये इसकी चार्ट बनानी चाहिए। अगर डॉक्टर के पास जाए तब चार्ट लेके जाए। किसी एक रीडिंग से अगर बीपी हाई है डॉक्टर क्लिनिक में और डॉक्टर ने दवाई दी, एक रीडिंग पे पहली बार अगर बीपी हाई है तो दवाई यहाँ नहीं शुरू की जाती है। कुछ लोगों में धारणा है कि दवाई हम शुरू कर देंगे तो ज़िंदगी भर खाना पड़ेगा, इसलिए हम आयुर्वेदिक खा लेंगे। जी। नहीं, आप दवाइयाँ शुरू करिए, आपकी बीपी कम होती जाएगी। आप एक्सरसाइज करिए, आयुर्वेदिक करिए, आपको जो करना है करिए। अगर आपकी रिपोर्ट सही आ रही है तो आप धीरे धीरे दवा कम कर दें। तो ये भ्रांति एक है कि बीपी की मशीन या एक रीडिंग हम घर के बगल में दवा दुकान है वहाँ जाके करा लेते हैं। अरे आजकल बहुत सस्ती आ गई है मशीनें, तो ये रीडिंग लें और उस रीडिंग को लेके चार्ट लेके जाएं। अगर बीपी की दवाइयाँ खा रहे हैं तब भी आप नापें, और अगर दवाइयाँ खा रहे हैं और बीपी ऊपर नीचे बहुत हो रहा है तो सुबह शाम नापें। अच्छा। अगर आपकी बीपी स्टेबल है तो आप 5 दिन में नापो, 10 दिन में नापो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी तरह ग्लूकोमीटर रखना चाहिए घर में, अगर डायबिटीज़ है घर में किसी को तो वो शुगर चेक कर लेते। जब ये लक्षण आते हैं, मान लो किसी को सिर्फ चक्कर आ रही हो, सिर में दर्द हो रही है, उल्टी हो रही है, कोई पैरालिसिस नहीं आई, तो बीपी तो नापेंगे। अगर उसी मरीज को डायबिटीज़ भी है तो शुगर तो नापेंगे। ये दो चीज़ आप कर लें, अगर ये दोनों चीज़ ठीक है तो फिर आप डॉक्टर को संपर्क करें। मैं आपको बताऊं, अमूमन इसी दोनों चीज़ों में प्रॉब्लम आ जाती है वहीं पे। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर आपने वॉमिटिंग हुई हो तब बीपी नापेंगे तो बीपी हाई आएगी। तो बहुत सारे मतलब हर एक चीज़ की वो कोई स्ट्रेट, मेडिकल साइंस इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो लेकिन इतनी तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको जैसे जबान लड़खड़ा रही हो तो निश्चित मानिए, अगर एक साइड वीकनेस हुई और जबान लड़खड़ा रही हो, पक्का स्ट्रोक है। इमीडिएटली, जैसे आपने कहा क्या करना चाहिए, पहले तो आप लक्षण पहचान लिए, फिर बहुत लोग क्या करते हैं, इसको फ़ोन कर रहे हैं, उसको फ़ोन कर रहे हैं, ये क्या करूं सर, वो बोलेंगे रात भर देख लीजिए। ये जो रात भर देख लीजिए ये डेंजरस है। आप इमीडिएटली वहाँ पे जाएं जहाँ पे कि सीटी स्कैन की व्यवस्था हो। बहुत बार देखा गया कि बहुत अस्पतालों में रात को सीटी स्कैन की मशीन बंद होती है, टेक्नीशियन को बुलाना पड़ता है। ये बुलाने वाली चीज़ों को हम लोगों को, जब देश आगे बढ़ रहा है तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठनी पड़ेगी। लेकिन वो तो छोटे अस्पताल होते तो वहाँ पे टेक्नीशियंस रात को ऑन कॉल होते हैं। तो ऐसी जगह जाए जहाँ पे कि न्यूरो के स्पेशलिस्ट अवेलेबल हो। इमीडिएटली सीटी स्कैन करना है। अगर उसमें ब्रेन हैमरेज, मतलब कोई क्लॉटिंग, मतलब कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, हैमरेज नहीं हुई है, तो ये इंजेक्शन दे सकते हैं। और आप यकीन मानिए बहुत सारे पेशेंट्स को फ़ायदा, मतलब 90% 95% लोगों पूर्णतः ठीक हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है किसको वो इंजेक्शन मिला। हम लोग एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, डोर टू नीडल टाइम। अपने घर से वो कितने बजे, मतलब वहाँ से लेकर ना, और ये नीडल उनके बॉडी में उस दवाई कब पड़ी। बहुत बार ये होता है कि सुबह उठे तो पाए गए बेहोश जी। अब ये नहीं पता कि कब बेहोश हुए हैं, तो घंटा 3 घंटा तो नहीं हुआ, तो यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि हुआ कब पहले, तो हम कैलकुलेट करेंगे 3 आवर्स। बहुत सारे हॉस्पिटल में जाते हैं, वो पेपर भरो, पैसा जमा करो, ये करो, ये कीमती वक्त बर्बाद हो जाती है। समझिए कि जैसे आपने सिनेमा में देखा ना, वो एक एटम बम लगाता है, टिक टिक करते रहता है, फटने वाला है। ब्रेन का वैसे ही है, एक एक मिनट जो आप लूज कर रहे हैं, करोड़ों सेल्स ब्रेन के मर रहे हैं। हम लोग अपने अस्पतालों में अगर पेशेंट आते हैं पहले से खबर कर देते हैं कि हो सकता है स्ट्रोक हो। हम एक स्ट्रोक टीम बनाए हुए हैं, स्ट्रोक कोड अनाउंस करते हैं। फार्मेसी वाला दवा लेके आ जाता है, रेडियोलॉजिस्ट पहुंच जाता है, सब आईसीयू वाले आ जाते हैं, सब पहुंच जाते हैं। अगर हमें लगा कि ये पेशेंट को ये थ्रोम्बोलाइसिस नहीं कर सकते हैं तो स्ट्रोक डी अलर्ट फिर अनाउंस करते हैं माइक्रोफोन से। पूरे अस्पतालों में लाउड स्पीकर लगी है और वो डी अलर्ट हो जाती है, सब अपने अपनी जगह चले जाते हैं। आप समझिए कि लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, कैसे होती है, सारे लोग आ जाते हैं, अटैक हुई तो आप पूरी व्यवस्था लेके जाते हो, नेवी एयरफोर्स सब ऐसे। उसी तरह से ये ब्रेन अटैक है तो पूरी तैयारी करके जाए। और एक एक मिनट इंपॉर्टेंट। अगर अस्पताल में गए और दवाई लेके आओ, तुम एक्सरे कराओ, तुम सीटी कराओ, एक एक मिनट जाएगी। तो मरीज का एक एक मिनट बचाने के लिए अस्पताल में पूरी तैयारी आप वहीं पर रखिए। बिल्कुल। तो ऐसी अस्पतालों की भी जरूरत बहुत ज़्यादा है सर, जहाँ पे फुल फैसिलिटीज हो। ये ऐसे अस्पताल में फैसिलिटीज तब डेवलप होगी जब
इस तरह के पेशेंट्स अस्पताल में आना शुरू होंगे। और अगर सोशल एंगल से बात करूं तो अगर किसी अस्पताल में ये पेशेंट आए और लोगों ने डिमांड की कि मुझे थ्रोम्बोलाइसिस चाहिए और अगर अस्पताल को फैसिलिटी नहीं है तो अगली बार वो फैसिलिटी जरूर क्रिएट कर लेंगे। तो ये डिमांड सप्लाई रेशियो जो चलती है उसी के हिसाब से है। बट रांची में ये फैसिलिटी है और जो बड़े अस्पताल हैं जहाँ पे कि 24 घंटे सीटी और एमआरआई हैं वहाँ पे ये व्यवस्था है और नहीं है तो उनको करनी चाहिए। बिल्कुल। और इनकी भी जानकारी लोगों को होनी चाहिए कि कहाँ हम जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते हैं। और सर जब हम एक बार पहुँचते हैं हॉस्पिटल तो सिर्फ जो इंजेक्शन है निडल की जो बात आपने की उससे ठीक हो जाते हैं या फिर सर्जरी की भी अगर 3 घंटे के अंदर पहुँच जाते हैं और नली जाम है और ये इंजेक्शन पड़ जाती है तो ऐसे मरीज बहुत अच्छी तरह ठीक हो जाते हैं। बट उन 15% जिसमें हैमरेज है, और मैं बताऊँ हैमरेज वाले मरीज अस्पताल में ज़्यादा आते हैं। अच्छा। तो ये लगता है कि हैमरेज ज़्यादा हो रहा है, नहीं, क्योंकि वो इतनी तेजी से सिम्टम्स आती है ना, अचानक इतनी सिम्टम्स आ जाएगी, परिवार वाले उस मरीज को घर में नहीं रखते, वो सीधा अस्पताल लेके जाएंगे। लेकिन ये जो पहली सीटी स्कैन होती है या 6 घंटे के अंदर जो सीटी स्कैन होती है उसमें जो क्लॉट की साइज़ होती है वो बढ़ती है। अब ये निर्भर करता है कि ब्रेन हैमरेज हुआ कहाँ है, ब्रेन की लोकेशन कौन सी है। अगर बड़ा ब्लीड है, लोकेशन उतना गड़बड़ नहीं है तो आप वेट कर लीजिए। बट छोटी सी ब्लीड अगर ख़राब लोकेशन पे हो गई तो वो डेंजरस है। ऐसे सिचुएशंस में ऑपरेशन की अगर जरूरत पड़, ऑपरेशन कब जरूरत पड़ती है, सबको नहीं पड़ती। अगर ब्रेन के अंदर प्रेशर हो गया, ब्रेन तो एक स्कल के अंदर, खोपड़ी के अंदर फिक्स है, इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा होगा, या ब्लड हो या पानी हो या सूजन हो तो प्रॉब्लम है। तो ये क्लॉट अगर ब्रेन के अंदर सूजन कर रहा है, वो प्रेशर कर रहा है और आगे चल के सूजन भी पैदा करेगा, तो इसको ऑपरेशन करके क्लॉट को बाहर निकालने की प्रक्रिया करनी चाहिए। अब उसमें 2 प्रकार के हैं, एक सर्जरी ओपन करके क्लॉट को निकाल दो और आगे के ट्रीटमेंट शुरू। प्रेशर आपने कम कर दी, क्लॉट आपने निकाल दी, ब्रेन के अंदर क्लॉट रहता है तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, सूजन आती है, बहुत प्रॉब्लम्स है। दूसरी मिनिमली इन्वेजिव, मतलब कि एक छोटे से होल के द्वारा स्टीरियोटैक्टिक मशीन आती है, कंप्यूटर्स के द्वारा हम लोग XYZ कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, वहाँ पे जाके एकदम सटीक वहाँ पे जाके कैथेटर डाल देते हैं, एक पाइप डाल देते हैं। उसके द्वारा हम लोग दवाइयाँ डालना शुरू करते हैं और उस क्लॉट को धीरे धीरे गलाते हुए धीरे धीरे निकलते जाते हैं। 2-3 दिन में बड़ा सा क्लॉट एकदम छोटा हो जाता है और मरीज बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इतना बड़ा क्लॉट अगर है तो उसके आसपास का जो ब्रेन है वो भी दब रहा है। अगर आपने क्लॉट निकाल दी तो जो अच्छे वाले ब्रेन है, नॉर्मल ब्रेन है, वो अपनी जगह पे आ जाएंगे, सुरक्षित हो जाते हैं, बिल्कुल सुरक्षित हो जाते हैं, उनकी फंक्शंस अच्छी हो जाती है। तो जल्दी अगर ये काम करते हैं तो नॉर्मल सेल्स को बचाना है, इसको हम लोग कोशिश करते हैं करने के लिए। इसको हम लोग स्टीरियोटैक्टिक न्यूरोसर्जरी बोलते हैं, या एंडोस्कोपिक न्यूरोसर्जरी से ये क्लॉट को हम बाहर निकाल लेते हैं। मतलब सर्जरी की अगर आवश्यकता हो तो सर्जरी के लिए भी लोगों को आना चाहिए, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। बिल्कुल, और बहुत सर्जरी कॉमन है, लोग कर रहे हैं, करा रहे हैं। अब लोगों को भ्रम पैदा तब होती है जब लोगों को जानकारी नहीं होती या किसी ऐसे लोगों से पूछते हैं, उन्होंने मना कर दी तो फिर उनको लगता है वो किंतु परंतु व किंग करते हुए विमूढ़ वाली स्थिति जो होती है, अपने चिकित्सा की राय को, और 2 दिन के बाद बोलते हैं अब हम तैयार हैं, तो फिर 2 दिन का खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। या जो टाइम का लॉस है, इट्स नॉट अबाउट 2 डेज, देर करने से प्रॉब्लम है। बिल्कुल, इतनी अच्छी बातें सर आप बता रहे हैं कि मतलब अब लेकिन घड़ी इशारा कर रही है कि बहुत थोड़ा सा समय हमारा बाकी है अभी कार्यक्रम को समापन से पहले। ठंड के मौसम में क्या इसका असर पड़ता है, तो आप लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहते हैं सर आपके माध्यम से? नहीं, ये आपने सही कहा, आपने शुरुआत में ठंड के मौसम में ब्रेन स्ट्रोक बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत पेशेंट्स आने लगते हैं। उसका कारण है जो टेम्परेचर का वेरिएशन है। बहुत लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक की आदत है और ऐसे में खास करके बुजुर्ग टोपी लगा लेंगे, जैकेट पहन लेंगे, उन्हें सुरक्षा की एक भावना आती है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि धूप निकलने के बाद ही आप मॉर्निंग वॉक में निकलें। पहला संदेश ये है, आप ये ना समझें कि आपने बहुत कर लिया है, ओढ़ लिया है तो आप प्रोटेक्शन में हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि बहुत लोगों को सुबह सुबह ठंडा पानी में नहाने की आदत है, वो जाड़ों में भी नहाने की करते कोशिश, बोलते हम सालों से कर रहे हैं। आपकी एज अगर बढ़ रही है तो बॉडी के रिस्पॉन्स भी चेंज हो रही है, बट उतना तेज़ी से रिस्पॉन्स नहीं होती है, तो ठंडे पानी से बचें, नहाने से बचें। दूसरा है कि बहुत बार लोग बहुत ठंडे समय में बहुत ज़ोर से एक्सरसाइज कर देंगे, ज़्यादा ही कर देंगे, तो फिर वो ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना चाहिए, ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई मिलना चाहिए, वो प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत लोग बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करने लगेंगे या वॉकिंग करते हैं,
तो जब खाना खाते हैं तो सारा बॉडी का ब्लड जो है पेट की तरफ जाने की कोशिश करता है और उसको पचाने की कोशिश करता है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत बार हार्ट अटैक जो होता है वो भी खाना खाने के बाद होता है। तो लोगों को लगता है हमने खाना खाया, हमको गैस हो रही है, जबकि होता ये है कि ब्लड सप्लाई हार्ट को नहीं मिलके पेट की तरफ चले जाता। यही प्रॉब्लम, ब्रेन की तरफ ब्लड नहीं जाके पेट की तरफ चले जाता, तो वो स्ट्रोक हो जाती। दूसरी चीज़ है कि जाड़ों में लोग पानी कम पीते हैं, तो पानी कम पिएंगे तो खून गाढ़ा हो जाएगा। तो गाढ़ा खून हमने बताया कि आगे नहीं, आप समझिए कि पानी है वो बहुत आसानी से बह जाता है, और चाशनी है बिल्कुल प्रवाह में तो प्रवाह कम हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, उस चाशनी को क्या करना है, उसमें खूब सारा पानी दे के डाइल्यूट कर दीजिए। जी, जी, जी। तो इसी तरह पानी आपको ज़्यादा, आप गर्म पानी ठंडा पानी की कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता हूँ। नॉर्मल पानी है, बहुत बार बहुत ठंडा पानी पी लेंगे तो वो भी एक प्रॉब्लम। एनीथिंग एक्सट्रीम इज़ नॉट गुड, और नेचर के हिसाब से चलना होगा। इसलिए जाड़ों में मैं देखा हूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, जाड़ों में बीपी बढ़ जाती है। तो बीपी, लोग दवाइयाँ खा रहे हैं, बीपी कंट्रोल्ड है, बीपी बढ़ गई, सिम्टम नहीं है, तो लोगों को लगता है कि हम तो ठीक है। जाड़ों में बीपी रेगुलर चेकअप करनी चाहिए उन लोगों को जो ज़माने से बीपी की दवाई खा रहे हैं, और जिन्हें किसी लक्षण आ रही है तो बीपी नापना भी शुरू कर दें। तो ब्रेन हैमरेज जो है ज़्यादा आती है जाड़ों में, क्योंकि बीपी हाई हो जाती है, और गाढ़ा होने के कारण खून वो क्लॉटिंग वाली जो दूसरी वैरायटी की स्ट्रोक है वो आ जाती है। इसलिए ठंड के मौसम में ये ध्यान देना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। हम लोग ठंड के हिसाब से चलें, और थोड़ी भी डाउट हो तो आप सीधे अस्पताल में पहुँचे, जहाँ पे कि अस्पताल सक्षम हो ऐसे मरीजों को त्वरित कार्रवाई करने के लिए। बहुत ही अच्छी और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें और एक संदेश आपने लोगों को दिया है सर। हमें पूरी उम्मीद है कि ठंड के मौसम में लोग अपना ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे और बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तो और रांची में फ़ायदा ये है कि धूप अच्छी आ रही है, तो आप धूप में बैठें, क्योंकि अमूमन मैंने देखा है बहुत लोगों को विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो धूप का सेवन करें, बिल्कुल धूप का सेवन करें, और बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ रखें, तंदुरुस्त रखें। तो सर आप यहाँ पर आए, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इतनी अच्छी जानकारियों के लिए। आपने अपना कीमती वक्त दिया है उसके लिए, और नए साल की बधाइयाँ, शुभकामनाएँ भी हमारी ओर से आपको। मैं भी झारखंड वासियों को नए साल की शुभकामना देता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि लोगों में सोच में भी परिवर्तन आज के बाद आए, और आपके कार्यक्रम के द्वारा लोगों को फायदा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।